हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है डाई बाय द पोजेशन। और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.8 स्टार आउट ऑफ 10 है। ये एक टर्किश हॉरर मूवी है और ये मूवी वन ऑफ द स्कैरिएस्ट मूवी में जानी जाती है और ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी तो देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर क्यूबिलर डॉक्टर रिहान से पूछताछ कर रहे होते हैं किबलेडर गांव के उस इंसिडेंट के बारे में जहां पर उस पूरे गांव के सारे लोगों को मार दिया गया था 16 अगस्त 1986 में। और वो कहता है कि उसने इस घटना के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। तब मिस्टर रिहान गुस्से में कहते हैं कि पहले वो उसके कॉलीग द्वारा शूट की गई उस वीडियो को देख ले जो उसने उसी गांव में जाकर शूट की हुई होती है, तब उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये कहकर वो फोन काट देता है। फिर शिफ्ट होती है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर इब्रू को देख पाते हैं। तो इब्रू एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है और एक तरह से वो भूत प्रेत जिन वगैरह पर रिसर्च कर रही होती है कि वो असल में होते हैं भी या नहीं। और इसलिए वो एक जगह पर जाती है जहाँ पर वो एक बीमार लेडी का झाड़ फूक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है जो एक आदमी द्वारा की जा रही होती है जिसका नाम फारूक ओझा होता है। और उसी के जरिए हमें ये पता चलता है कि उस लेडी के शरीर पर एक जिन का वास है जो 1300 साल पुराना है। झाड़ फूक करते समय उस लेडी के मुंह से खून के साथ साथ कुछ चीजें भी बाहर आती है और फारूक ओझा तब सबको बताता है कि उस लेडी पर ब्लैक मैजिक किया गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इस गाँव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और झाड़ फूक के कुछ देर बाद ही वो लेडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन इब्रू ये मानती है कि जिन जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता और फारूक ओझा एक फ्रॉड है। से शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर इब्रू को फारूक ओझा के घर पर देखते हैं क्योंकि डॉक्टर इब्रू वहाँ पर उन्हीं से मिलने के लिए आई हुई थी। क्योंकि डॉक्टर इब्रू को फारूक ओझा का झाड़ फूक एक ढोंग लगता है और उसे लग रहा था कि फारूक ओझा के पास वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके घर में ही पड़ी जो उसने उस लेडी के मुंह से निकाला होता है और शायद उसने वो चीज़ उसके मुंह में उस वक्त डाल दिया होगा जब उस लेडी को उसने कंबल से ढका था। और वो तब फारूक को एक तरह से चैलेंज करती है कि वो उसे तभी सच्चा मानेगी जब वो उसके बताए गए पेशेंट को ठीक कर देगा। और इब्रू तब अपने कज़न कुबरा का केस फाइल फारूक को पकड़ा देती है जिसे लोग कहते हैं कि उसके शरीर पर किसी जिन का वास है। नेक्स्ट सीन में फारूक और इब्रू निकट पड़ते हैं कुबरा के गाँव किबलेडर की ओर, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और इब्रू उस गांव में सिर्फ बचपन में ही आई गई थी इसलिए उसे वहां का रास्ता भी नहीं मालूम होता ठीक से। और रात में तो उसे वो रास्ता और भी नहीं समझ आ रहा था। अब उन लोगों को अपनी कार से उतरकर वहां मौजूद लोगों से उस गांव का रास्ता पूछना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस आदमी से गांव का पता पूछते हैं वो लोग कैमरा देखकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और तब फारूक और इब्रू को वहां से भागना पड़ जाता है। आगे चलकर वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में फारूक इब्रू को बताता है कि यह जगह जिन के रहने के लिए परफेक्ट जगह है। और तभी वो लोग वहाँ पर एक औरत के रोने की आवाज़ सुनते हैं और तब वो लोग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसी वक्त उन पर एक डॉग अटैक कर देता है और वहाँ पर कोई लेडी नहीं थी। और हैरानी की बात यह थी कि उस कुत्ते की आंखें लाल थी, मतलब वो कोई कुत्ता नहीं था बल्कि एक ईरी एंटिटी था। इब्रू और फारूक तब किसी तरह उस कुत्ते से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद उन्हें एक जगह पर एक पेड़ मिलता है जिस पर बहुत सारे डॉल्स लटके हुए थे और उस पेड़ पर एक नंबर 7175 लिखा हुआ होता है। और उस जगह के एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी घुटन होती है और स्मेल भी, जिसकी वजह से इब्रू को चक्कर आने लगता है। इसलिए वो लोग तब वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेते हैं। तब रास्ते में उन्हें एक भेड़ चराने वाला आदमी मिलता है जिसे बुलाकर वो दोनों किबलेडर गाँव में मौजूद बिलाल दुरहान के नाम के आदमी का घर पूछते हैं और वो आदमी तब उन्हें वहाँ तक जाने का रास्ता बताता है। तब फारूक उसके बताए हुए रास्ते पर ट्रैवल करने लगता है पर कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद उन्हें वही आदमी फिर से दिखाई देता है और उस वक्त वो आदमी अकेला नहीं बल्कि उसके साथ में और भी कोई होता है जिसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और फाइनली एट लास्ट वो लोग किसी तरह ट्रैवल करके कुबरा के घर तक पहुंच ही जाते हैं। और तब उस वक्त रेफिका और उसकी बेटी यसरा उनका वेलकम करते हैं। और तब कुछ समय बाद फातिमा भी वहाँ पर आ जाती है जो इब्रू को बहुत ही ज़्यादा डांटती है क्योंकि उस वक्त वो अपने कैमरे से सब कुछ शूट कर रही होती है। और असल में फातिमा कुबरा की उस वक्त के हालात की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती है क्योंकि कुबरा का हॉस्पिटल में 1 साल तक इलाज चल चुका था लेकिन फिर भी कुबरा ठीक ही नहीं हो रही थी। और ऊपर से रेफिका ने उन हालातों के बीच में इब्रू और फारूक को बुला लिया था, इसलिए वो दोनों बहनें आपस में ही झगड़ने लगती हैं
और इब्रू तब सीसीटीवी सेटअप करती है पूरे घर में ताकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए। और उसके बाद सब लोग डिनर के लिए जाते हैं। तब कुबरा की माँ रेफिका फारूक को बताती है कुबरा के बारे में कि कुबरा अपने शादी के दिन ही अचानक से पोजेस्ड हो गई थी। तब इस चीज को डिटेल में जानने के लिए कुबरा की बहन एसरा डिनर के बाद उन्हें कुबरा की वेडिंग की वीडियो दिखाती है, जहाँ पर वेडिंग की फंक्शन चल रही होती है और सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक से कुबरा की हालत खराब होने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगती है। और उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और कमरे से निकलने के बाद तब वो अचानक से बिल्कुल वायलेंट हो जाती है और उसके हाथ में मौजूद नाइफ से वो स्टैब कर करके अपने हस्बैंड को उसी वक्त मार डालती है। तब फारूक एक नंबर 7175 नोटिस करता है जो कुबरा अपने पोजीशन के दौरान बार बार रिपीट कर रही होती है। और तब 7175 नंबर से कुबरा की फैमिली को ये याद आता है कि कुबरा अपने हस्बैंड के मर्डर के बाद उसी पेड़ के पास गई थी जिस पर यह नंबर लिखा हुआ है। और ये वही पेड़ है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, वो डॉल वाला पेड़। और ये सब कुछ देखने के बाद फारूक पूरे घर में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उस वक्त कुबरा फारूक को अपने खिड़की से देख रही होती है, जो फारूक भी देख लेता है। और उसके कुछ ही देर बाद कुबरा एक दूसरे से मिलते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। और उस वक्त कुबरा हमें ठीक ठाक लग रही थी। और इसी दौरान फारूक कुबरा से उसके पोजीशन वाले रात के बारे में कुछ सवालात पूछने लगता है ताकि उसे कुछ क्लू मिल जाए उस इवल एंटिटी के बारे में, ताकि वो ठीक से उसका झाड़ फूक कर पाए और उसे भगा पाए। तब कुबरा उसे बताती है कि उसकी शादी वाली रात जब वो कमरे में गई तब उसने एक औरत की आवाज़ सुनी जो उसे उसके हस्बैंड को मारने के लिए बोल रही थी। और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने वो कत्ल कर डाला। और वो ये भी बताती है कि जब वो बेहोशी में उस पेड़ के पास गई थी तब उसके बाद में उसने सपने में खुद को एक कॉफिन में बंद देखा और कोई उसके शरीर और गले पर दबाव बनाए हुए था और उसे बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। और तब वो मर गई और फिर उसका एक नया जन्म हुआ एक बच्चे के रूप में जिसके माथे पर सिर्फ एक आंख है। और फारूक तब ये समझ जाता है कि कुबरा पर किसी खतरनाक जिन का कब्जा है, क्योंकि वो एक आंख वाले बच्चे का सपना उन्हीं लोगों को आता है जिन्हें जिन ने पोजेस किया होता है। और इस हादसे के बाद कुबरा को पुलिस पकड़ ले गई और कुबरा के बिगड़े हुए मानसिक संतुलन की वजह से 2 साल तक उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। और उसके बाद रेफिका फारूक को उनके वेडिंग के खून से सने हुए कपड़े और नाइफ भी दिखाती है जो उसने संभाल कर रखे हुए थे। और फारूक जब कुबरा के घर के हर दीवार को देखता है तब वो वहाँ पर एक नजर वाले बीट्स को नोटिस करता है जो उन लोगों ने ये समझ कर लगाया हुआ था कि वो चीज़ उनकी जिन से प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन असलियत में वो नजर वाले बीट्स जिन्स को वहाँ पर आने का निमंत्रण देते हैं। और इसलिए फारूक कुबरा के झाड़ फूक करने से पहले वो सारे बीट्स को निकाल देता है और उसे फेंकवा देता है। और तब फारूक अपना झाड़ फूक वाला कार्यक्रम शुरू करता है जहाँ पर वो एक इत्र की शीशी लेकर उसके अंदर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक देता है और खुदा की इबादत करता है, क्योंकि जब कोई भी एग्जॉर्सिस्ट मंत्र पढ़कर किसी भी चीज़ में फूंकता है तो वो मंत्र और खुदा की पावर उस चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। और जैसे कि बहुत लोगों को पता ही होगा कि इवन चीज़ें कोई भी हो, भूत प्रेत जिन, इन्हें खुशबू इत्र जैसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और वो तब अपने आप को उस जगह पर आने से रोक नहीं पाते। इसलिए कुछ पुराने ज़माने के लोग खुशबू इत्र वगैरह लगाने के लिए मना करते हैं कहीं जाते समय, और ख़ास तौर से जवान लोगों को। फारूक तब कुछ इत्र की बूंदें कुबरा के हाथों पर गिराता है और उस वक्त जब हम कुबरा की हथेली देखते हैं तब उनमें वही सैटनाइज की डिज़ाइन मेहंदी से रची गई थी। और ऐसी वाली मेहंदी कौन लगाता है भला, लेकिन फारूक इस चीज़ को नोटिस नहीं करता। फारूक तब कुबरा को अपने हथेलियों को मलकर उसे सूंघने के लिए बोलता है और जैसे ही कुबरा इत्र को सूंघती है वो फिर से पोजेस्ड हो जाती है और पूरे घर में जैसे अर्थक्वेक सा आ जाता है। और यह दृश्य बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। और तभी कुबरा अपने पीठ को दिखाती है जिस पर छाले पड़ गए थे और कुबरा के नाक से तब खून निकलने लगता है और कुबरा बिल्कुल पस्त पड़ जाती है। और जैसे कि जिन सिर्फ अंधेरे में ही शरीर छोड़ सकते हैं, फारूक कुबरा के शरीर को कंबल से ढक देता है और जब वो कंबल के अंदर हाथ डालता है वो जिन तब फारूक के हाथों पे कुछ लिख देता है जिसका मतलब फारूक हज़ारों साल पुरानी किताब में ढूंढता है, जिससे फारूक ये अंदाज़ा लगा लेता है कि वो जिन हज़ारों साल पुराना है। और उसने उस वक्त फारूक के हाथ पर आईना लिखा था, क्योंकि जिन हमारे दुनिया में आईने के ज़रिए ही आते हैं। और फारूक को उस जिन का असली मकसद जानने के लिए आईने की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आईने के ज़रिए ही फारूक से कम्युनिकेट करेगा। लेकिन उसके बाद इब्रू फारूक से अकेले में पूछती है कि उस दिन तो उसने कंबल डालकर उस लेडी के अंदर का जिन भगा दिया था, तो आज क्या हुआ। और फारूक कहता है कि वो जिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो उसके कब्जे में नहीं आ रहा है और उनके पास अब बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है, इसलिए उसे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना वो कुबरा को मार डालेगा। डॉक्टर इब्रू उस वक्त की सारी चीज़ें अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही होती है और उस जिन की सारी डिटेल्स भी। काफ़ी रात हो चुकी, सब सो गए थे।
और तभी कुबरा अपने बेड पर फिर से पॉजेस हो जाती है। कुबरा जैसे ही आईने के सामने खड़ी होती है, वो जिन आईने के जरिए निकलकर कुबरा के अंदर समा जाता है और वो पूरे घर का दौरा करने लगता है, अप्रतिमा के बेडरूम में और फारूक के कमरे में भी। इसी दौरान इस जिन के आगमन के बारे में फारूक को भी पता लग जाता है। इसके बाद कुबरा अपने कमरे में अपने बेड पर आकर सो जाती है, लेकिन वो जिन कुबरा के रूप में पूरे घर में टहलता ही रहता है पूरी रात। और सुबह होने के बाद जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी इब्री को खाते समय उल्टियाँ आने लगती हैं। और जब फारूक उसके मुंह से निकली गई चीज़ों को नोटिस करता है तो उसमें खून के साथ साथ कुछ बाल भी होते हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि वो बाल आए कहाँ से, जबकि खाना घर में ही बना था। लेकिन फिर भी सब लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, जो कि सीरियस बात थी। और अब रात होने के बाद का समय था जिन से कॉन्टेक्ट करने का, और ऐसा तब एक कमरे में उन्हें वैसा ही मिरर वाला सेटअप तैयार करके दे देती है, जहाँ पर फारूक कैंडल जलाकर उजाला करता है 2 आईनों के बीच में। और तब वो खुदा से इबादत करने लगता है, और खुदा से इबादत करने के बाद एक बकेट में वो नमक भरकर रख देता है, और वो फिर से वहाँ पर आकर बैठ जाता है ब्लैक स्कार्फ ओढ़कर, ताकि जिन वहाँ पर आ सके। और वो जिन से सवाल पूछता है कि वो कुबरा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तब वो जिन वहाँ पर आते ही इब्री के पीछे खड़ा हो जाता है, और कुछ ही देर में वो दोनों मिरर्स को तोड़ देता है और सारी अग्नि बुझ जाती है। और उस वक्त वो फारूक के ही जरिए नमक से कुछ निशान बना देता है, जो फारूक बताता है कि एक टॉयलेट स्पेल का निशान है। फारूक हो जाए तब बाहर जाकर उनके उस टॉयलेट को तोड़ता है, और उसमें से काफ़ी सारी क्रीपी चीज़ें निकलने लगती हैं, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। और शायद वो चीज़ें टॉयलेट बनाते समय वहाँ पर दफन किया गया होगा, वो स्पेल करके, और ये काम उनका कोई करीबी ही कर सकता है। और तब उस टॉयलेट के अंदर से नज़र वाली बीट्स की माला, घोड़े की नाल, चैन और ताले के साथ साथ तमाम गुड़िया, एक गाय का सर, एक जानवर की जुबान, ब्रेन एटसेट्रा निकलता है। और स्पेल करते समय घोड़े की नाल इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि जिस किसी भी इंसान ने चुड़ैल या जिनिया को मारा हो, वो वापस से उसके पास लौट कर ना चाहे और इवल एंटिटी वापस से जिंदा ना हो पाए। वरना बाकी सब लोग तो इसे गुड लक के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक में ये इसी के लिए यूज़ होता है। और ये सारी चीज़ें निकलता हुआ देखकर रफ़ीका की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उससे उल्टियाँ होने लगती हैं। और वो सब कुछ निकालते निकालते फारूक की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन फारूक यहीं पर नहीं रुकता, और वो उस स्पेल को किस तरह से किया गया है उसे जानने के लिए उन चीज़ों को अलग अलग करने लगता है। उसमें से एक पेपर निकलता है जो रफ़ीका और उसके हस्बैंड को रिजेंबल करता था, और वो स्पेल उन पर कुबरा के जन्म से पहले ही किया गया था, रफ़ीका के कोख पर। जैसे ही रफ़ीका का बच्चा जन्म लेगा, रफ़ीका के हस्बैंड बिलाल की डेथ हो जाएगी, और हुआ भी वही। और इसमें यह भी लिखा हुआ होता है कि जैसे ही कुबरा 23 साल की होगी, कुछ सबसे ज़्यादा खतरनाक जिन कुबरा की आत्मा को खा जाएंगे। और इस तरह से उस स्पेल में कुबरा की बलि चढ़ाने की एक तरह से नियुक्ति थी। और तब सबको याद आता है कि कुबरा अपनी शादी के दिन ही 23 साल की हुई थी, और उसी वक्त कुबरा पता नहीं वहाँ पर कैसे आकर पहुँच जाती है, और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जिसे देखकर इब्रू फारूक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि उसने इतना सब कुछ किया, लेकिन अब तक कोई भी अच्छा बदलाव कुबरा के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तब फारूक इब्रू से कहता है कि अब वो इतनी दूर आ गए हैं कि अब वो वहाँ से वापस नहीं जा सकते, और उन्हें आगे बढ़ते ही रहना होगा। और इसलिए फारूक आगे के रिचुअल के लिए उनके बैकयार्ड में जाता है, उनके कैटल शेड में, जहाँ पर कुबरा फारूक से बताती है कि वो एक जिनिया है, यानी एक फीमेल जिन, जो उस वक्त हॉर्स के पीछे खड़ी थी, और उसका नाम सारे होता है। ये बताते ही उसी वक्त तब कुबरा पॉजेस हो जाती है, और तब फारूक सारे को धमकाता है किंग सोलोमन के नाम से, और उसके ऊपर वाले के नाम से भी उसे डराता है। लेकिन उस जिनिया को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फारूक उस ब्लैक मैजिक वाले पेपर को जला देता है ताकि उस जिन का वो कर्ज टूट जाए और वो जिन खत्म हो जाए। और ये सब करने के दौरान वो जिन बहुत ही ज्यादा शोर मचाता है, लेकिन उस वक्त कुबरा उल्टी करने के बाद बच जाती है, लेकिन वो जिन मारा जाता है, और इसलिए सब तब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब सो जाते हैं, तब कुबरा फिर से पोजेस्ड हो जाती है, और वो अपने शादी के कपड़े पहनकर कैमरे के सामने आकर वापस से जिन्स की लैंग्वेज में बोलने लगती है। और कुबरा के हाथ में हम वही चाकू देखते हैं जिससे उसने अपने पति का कत्ल किया था। और उसी वक्त फातिमा वहाँ पर आकर पहुँच जाती है, और वो कुबरा को उस हालत में देख लेती है। और फातिमा जैसे ही उसे बुलाने की कोशिश करती है, कुबरा फातिमा पर अटैक करके उसकी फेस को घायल कर देती है उस नाइफ से, और तब फातिमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ कुबरा उसी पेड़ के पास पहुँच जाती है 7175 वाले, और तब उनके घर वालों को भी इसका पता चल जाता है, और तब फारूक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और पॉजेस्ड कुबरा उस वक्त उस ब्लैक मैजिक वाले सर्कल में खड़ी होकर बोलने लगती है कि तुम मुझे जितनी बार भी मारोगे उतनी ही बार मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। और जैसे ही वो जिन कुबरा को मारने ही वाला होता है, फारूक कुबरा को बचा लेता है और उस सर्कल से बाहर निकाल लेता है।
इब्रू तब कुबरा की बिगड़ी हुई हालत देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर वहां से चली जाती है और दूसरे दिन घायल फातिमा अपनी बैंडेजिंग करवा के घर वापस लौट चुकी थी। तब फारूक फातिमा से उस फैमिली के बारे में कुछ सवालात पूछने लगता है। फातिमा तब फारूक से बताती है कि उसका भाई बिलाल यानी कुबरा का पिता कुबरा को मार देना चाहता था उसके पैदा होते ही, लेकिन फातिमा ने उन्हें रोक लिया और फातिमा ने बिलाल को धक्का दे दिया। तब वो इतनी जोर से गिरा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई और मरते मरते उसके ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम था, सारे। लेकिन उनकी मौत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और उनके मुंह से उस वक्त काला झाग निकल रहा था। तब फातिमा उसे ये भी बताती है कि वो लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन पता नहीं कैसे उसके भाई ने इतनी सारी दौलत इकट्ठा कर ली और उसके भाई ने उसे कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फातिमा तब फारूक को किबलेडर गांव में रहने वाले इलियास के नाम के व्यक्ति के पास जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वही उन्हें और जानकारी दे सकता है। लेकिन उस वक्त भी फारूक के दिमाग में वही 7175 नंबर चल रहा होता है कि उसका मतलब क्या है, और इसलिए फारूक अपने पहचान वाले व्यक्ति को फोन लगाकर उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है और उसके बाद वो उसे 7175 नंबर वाले पेड़ के पास जाने की गलती कर देता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सर्प थे और एक सर्प तो फारूक को डसने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन असल में वो कोई सर्प नहीं था और वो भी उसी लाल आंख वाले कुत्ते की तरह ही एक जिन था। और फारूक अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भागने लगता है। तभी इब्रू वहां पर अपनी कार लेकर पहुंच जाती है और वो फारूक को वहां से भागते हुए देख लेती है। इब्रू फारूक से बताती है कि कुबरा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तब फारूक उसे किबलेडर गांव में इलियास के पास चलने के लिए बोलता है ताकि उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाए, और इब्रू तब ना चाहते हुए भी उसके साथ जाती है। और जैसे ही वो उस गांव में कदम रखते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि वो गांव एक गोस्ट विलेज है जहां पर कोई भी नहीं रहता, और ये बात उन दोनों को हैरान करती है। और उस गांव के हर घर पर वही 7175 लिखा हुआ होता है, जिसे जानने के लिए फारूक और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी कार को छोड़कर जाते हैं, उनके कार पर जिन अपने खून से सने हुए हाथ छाप देते हैं, और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं इब्रू नोटिस करती है कि कोई परछाई उन्हें फॉलो कर रही है और कुत्ते की आवाज से इब्रू बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन फाइनली वो लोग इलियास के घर तक पहुंच ही जाते हैं और इलियास कोई और नहीं वही भेड़ चराने वाला व्यक्ति होता है। फारूक तब इलियास से पूछता है कि गांव के सारे लोग कहाँ गए। तब इलियास उनसे बताता है कि उस पूरे गांव को 2 लोगों के पापों की सजा भुगतनी पड़ी है, जिनका नाम बिलाल और रमजी होता है। बिलाल और रमजी बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए उन लोगों ने अमीर होने के लालच में एक सारे नाम की जिनिया से डील किया, जो एक तरह से खजाने का पता रखने वाली जिनिया थी, जो सजूला कबीले से बिलोंग करती थी। और उन लोगों की एक खासियत थी कि वो लोग इंसानों के शरीर में आराम से रह सकते थे और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तब खजाना हाथ लगने के बाद ही रमजी और बिलाल ने सारे को ही रास्ते से हटाने का ठान लिया, और उस वक्त सारे जिस शरीर में रहते थे उसे इंसान को लाकर उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया, जिस पर 7175 लिखा था। लेकिन ये सारी बातें सुनने पर भी इब्रू को यकीन नहीं होता कि उसके पिता इसमें इन्वॉल्व है और ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन इलियास कहता है कि ये सब कुछ करने के बाद वो दोनों बच नहीं पाए, इसीलिए रमजी इब्रू को वहां से लेकर चला गया, लेकिन फिर भी उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। रमजी और बिलाल ने सारों को दफन करते समय भी ये नहीं सोचा कि सारे के कबीले वाले उनका क्या हाल करेंगे, और गाँव वालों को इसलिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि बिलाल और रमजी ने उन गाँव वालों को उस खजाने में से सोना बेचने के बाद कुछ हिस्सा दान कर दिया था। इस वजह से वो पूरा गांव भी कर्स्ड हो गया था और उस गांव के सारे ही बच्चे डिफॉर्म, इवल फेस और बॉडी के साथ पैदा हुए। इसकी वजह से पूरे गांव के लोग वैनिश हो गए और मारे गए किसी बीमारी की वजह से। और जो बात कुबरा ने अपने सपने के बारे में बताया था कि वो मर गई और फिर से उसका जन्म हुआ माथे पर एक आंख के साथ, वो बिल्कुल सही था। मतलब जिस तरह से बिलाल और रमजी ने सारे को दफन किया था, अब वो बिना शरीर के हो गई है। इसलिए वो जिन्स तब कुबरा के शरीर को सारे के लिए दिलाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन दोनों की उम्र 24 साल होनी थी और इसलिए कुबरा तब तक जिंदा ही थी। वो जिन्स इसलिए कुबरा की शादी नहीं होने देना चाहते थे ताकि कुबरा की बॉडी प्योर रहे, और तब कुबरा की सोल को खत्म करके सारे पूरी तरह से उस शरीर की हकदार बन जाएगी और इन सारे का नया जन्म होगा। और ये सारी बातें इलियास को उसकी वाइफ जहूरिया ने बताई होती है, क्योंकि जहूरिया कोई इंसान नहीं थी बल्कि वो एक जिनिया थी और वही उन लोगों की आते ही खिड़की से ताक झाँक कर रही थी। और हमने उसी को मूवी के स्टार्टिंग में इलियास के साथ में देखा था। तब फारूक इलियास से पूछता है कि क्या जहूरिया उनकी मदद करेगी कुबरा को ठीक करने में। तभी लाइट्स ऑफ होने लगती है और जहूरिया तो कोई रिप्लाई नहीं देती, लेकिन उसका बच्चा अजीब कृपी आवाज़ निकालता है जो फारूक को बिल्कुल पस्त कर देता है। और तभी इलियास फारूक और इब्रू को वहाँ से जाने के लिए बोलता है।
क्योंकि सुजुला कबीले वाले जिन वहां पर आ चुके थे और अगर वो लोग उनकी मदद करेंगे तो वो जिन उसे और उसकी वाइफ दोनों को ही मार डालेंगे। और जहूरिया उन्हें बताती है कि सुजुला कबीले के जिन उनके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि फारूक ने उस दिन कुबरा के शरीर में जिस जिन को मारा था वो सुजुला कबीले से था, पर वो सारे नहीं था क्योंकि सारे वहीं पर पेड़ के नीचे दफन थी। तब फारूक और इब्रो जैसे ही अपने कार की तरफ भागकर पहुंचते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं अपने कार पर उन जिन्स के छपे हुए हाथ को देखकर, और वो जिन्स उन पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन वो लोग किसी तरह वहां से निकल आते हैं और तब फारूक एक पुराने बुक से ये पता लगाता है कि अरब के लोग अगर किसी जिन को गलती से मार देते थे तो वो लोग उस जिन को दूसरी जगह शिफ्ट करके दफन कर देते थे, और ऐसा करने से उस जिन को मारने का कर्ज खत्म हो जाता है। तब फारूक भी वैसा ही करता है, वो सारे के बॉडी को उस ईवल ट्री के नीचे से खोद निकालता है जो एक पॉट में बंद थी, और फारूक को उस पॉट को खोलते ही स्मोक जैसी कोई चीज़ निकलती है और बहुत तेज तूफान आने लगता है, और फारूक तक किसी तरह उस पॉट को शिफ्ट करता है और गुप्त अंधेरे में जाकर सुजुला कबीले वाले जिनों से ये बता देता है कि अब सारे को उसने शिफ्ट कर दिया है, इसलिए अब वो कुबरा का पीछा छोड़ दें। तब वो जिन पूरी तरह से शांत हो जाते हैं जो शोर मचा रहे थे। तब वो दोनों वापस से घर लौट आते हैं और खुशियां मनाते हैं कि कुबरा अब ठीक हो जाएगी। और तभी रफीका और एसरा फारूक को बताते हैं कि इलियास ने उसे फ़ोन किया था और वो कह रहा था कि कोई इमरजेंसी है और इसलिए वो फारूक को बुला रहा था, लेकिन वो लोग इब्रू को फारूक के साथ में नहीं जाने देते और कहते हैं कि वो लोग इब्रू के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। तब फारूक अकेले ही वहाँ जाता है और इब्रू तब फारूक को अपना कैमरा दे देती है ताकि वो सब कुछ रिकॉर्डिंग कर ले, और उसके बाद इब्रू अपने बेडरूम में जाकर अपने कपड़ों में कुछ चुभ रहा होता है और तब वो अपने अंडरगारमेंट्स को चेक करती है जिसमें से उसे एक पेपर मिलता है जिसमें एक डीमन बना हुआ था और उसमें कुबरा और इब्रू की फोटो भी होती है जो शायद एक स्पेल होता है। और इब्रू फिर से जिन के होने की आहट महसूस करने लगती है। और दूसरी ओर फारूक जब ट्रेवल कर रहा होता है तब फारूक का वही पहचान वाला फोन करता है जिसे फारूक 7175 नंबर का मतलब पता करने के लिए बोला हुआ था, और उसने उसका मतलब ढूंढ निकाला होता है कि 7175 एक एंशिएंट कोड है जो मुस्लिम ट्रेडिशन और बिलीफ से जुड़ा हुआ है, और उनका मानना है कि जीसस को क्रॉस पर कील ठोककर नहीं मारा गया था और वो मरे ही नहीं थे बल्कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया था। और वो उससे कहता है कि वो पहले 7175 को अरेबिक में लिखे और अरेबिक में लिखने के बाद इंग्लिश में VIVO यानी वीवो उतर कर आता है जिसका लैटिन में ये मतलब होता है कि आई एम अलाइव, और वो जिन द्वारा यूज किए जाने वाला कोड होता है जो वो हर जगह लिख कर अपने जिंदा होने का सबूत देते थे जब उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो फारूक सोचने लगता है कि वो रिचुअल जो उसने सारे के उस स्पॉट को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए किया था वो तो सिर्फ तभी काम करता है जब मरे हुए जिनको दफनाया जाता है और तभी वो कर्ज टूटेगा, लेकिन सारे को तो जिंदा ही दफनाया गया था और उसने तब फिर से उसी गलती को दोहरा दिया था सारे के बॉडी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में, और तब इसी वजह से वो कर्ज खत्म तो नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी उसके कार के सामने इलियास आ जाता है जो खून से लथपथ होता है और उसे मारने के लिए तब पीछे पड़ चुकी थी सुजुला कबीले वाले जिन, और उन्होंने ही इलियास की वो हालत बनाई थी। लेकिन इलियास उस वक्त फारूक को ये बता देता है कि एसरा और रफीका ने मिलकर इब्रू को सारे के लिए ऑफर करने का प्लान बनाया है और इब्रू की जान खतरे में है। यहाँ दूसरी ओर इब्रू को वो जिन डराने भी लगा था, इसलिए वो भागकर कुबरा के कमरे में आ जाती है। तब देखती है कि कुबरा पूरी तरह से पॉजेस्ड हो चुकी है और उसका फेस भी अब बहुत ही ज्यादा भयानक बन चुका था। उसके बेड पर वो नजर वाले बीड्स पूरी तरह से भरे पड़े थे और उस वक्त कुबरा की वो हालत देखकर इब्रू डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी एसरा और रफीका वहां पर आकर इब्रू को दबोच लेती है और एसरा तब सारे घर के कैमरास को तोड़ने लगती है और वो किसी तरह जल्दी से घर लौटने की कोशिश करता है इब्रू को बचाने के लिए, लेकिन इलियास को वो जिन तब खत्म कर डालते हैं। और फारूक के घर में एंटर होते ही वो फातिमा को मरा हुआ पाता है और शायद उसे रफीका ने ही मारा था और उसके ऊपर सांप लौट रहे होते हैं। और घर के अंदर इब्रू, रफीका और एसरा किसी का भी पता नहीं होता। फारूक वहाँ से जल्दी से निकलता है और इब्रू को ढूंढने लगता है उसी ईवल ट्री के पास में जाकर, और अंधेरा भी काफी था और इसी का फायदा उठाकर रफीका और एसरा फारूक को एक कुएं में धक्का दे देती हैं और फारूक पर लगातार पत्थर फेंकने लगते हैं। तब घायल फारूक उन्हें कहता है कि अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन वो लोग तब भी पत्थर फेंकते ही जा रही थी ताकि फारूक का मुंह बंद नहीं हो जाता और वो पूरी तरह से पत्थर से ढक नहीं जाता। और उसके बाद वो दोनों इब्रू के पास जाते हैं जो ताबूत में बंद थी और वो बेहोश थी। रफीका तब वहाँ पर बैठकर ये कहती कि इब्रू के पिता ने खजाने का सारा पैसा ले लिया, बदले में उसने उन्हें भुगतने के लिए जिनों को दे दिया और अब उसे अपने पिता के बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। और ये सब कहने के बाद वो दोनों माँ बेटी अपना ब्लैक मैजिक रिचुअल करने लगती हैं
के बाद इब्रू को मिट्टी में दफन कर देती है और हमें तब इब्रू को दिखाया जाता है जो अब होश में आ चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रहम की भीख मांग रही होती है खुद को छोड़ने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। तभी वो जिन सांप के रूप में इब्रू के शरीर पर रेंगने लगते हैं, जो काफी ज्यादा डरावना दृश्य होता है और इब्रू इस ताबूत में बिना ऑक्सीजन के घुट रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और क्रेडिट्स में ये रिवील होता है फारूक को उन गांव वालों ने रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन उसके सर के गंभीर चोटों की वजह से उसे एमनेसिया की बीमारी हो चुकी थी और लोगों ने इब्रू को भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इब्रू उन्हें कहीं भी नहीं मिली और कुबरा की फैमिली उसी रात गांव छोड़कर फरार हो चुकी थी, अपनी सारी जमीन वगैरह बेचकर। और ये सारा बेच खोज इब्रू और फारूक के वहां पर आने से पहले ही की जा चुकी थी एक प्लान के तहत, और तब से उनका कोई अता पता नहीं चला। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। फारूक ओझा जो कि एक अच्छे साइकिक थे, लेकिन वो सिर्फ कैमरे का फेम पाने के चक्कर में आंखों से दिखाई देने वाली चीजों को भी इग्नोर करते रहे। वो बिल्कुल भी ये नहीं भाप पाए कि पूरा परिवार एक प्लानिंग के तहत मिला जुला हुआ है। और उसका पहला क्लू तो कुबरा के हाथ की वो अजीब सी मेहंदी ही थी, और कुबरा भी बार बार झूठी बोल रही थी। इससे ये सब कुछ फीमेल जिनिया सारे ने करवाया है, जबकि वो मिट्टी के नीचे दफन थी। और इब्रू के खाने में वो बाल मिलना, फारूक ने ये सब कुछ इग्नोर कर दिया और वो उन नजर वाले बिच से उन जिन को आमंत्रित कर रहे थे इब्रू को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इब्रू भी कुबरा की ही एज की थी। रफीका और एसरा ने इब्रू से बदला लेने के लिए पहले से ही नियुक्ति बनाकर रखी थी किसी तांत्रिक की मदद से, ताकि वो कुबरा पर की गए स्पेल को इब्रू के ऊपर ट्रांसफर कर सके। और अगर फारूक पहले इन सारी चीजों को अपने दिमाग से नोटिस करता, तब वो लोग इस मुसीबत से बच सकते थे और इब्रू की जान नहीं जाती। और इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि शैतान से कभी सौदा नहीं करना चाहिए खजाने वगैरह के लिए, क्योंकि अगर किसी ने उस खजाने को हासिल भी कर लिया तब तो उनकी आगे की पुष्टि भी वो नष्ट कर देंगे। और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।